और शुरुआत करते हैं सुबह की बिहार से। बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां पर बकरीद से पहले लव जिहाद को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल है। हाजीपुर में लव जिहाद में सीनाजोरी पर उतारू हो गया है मुस्लिम पक्ष। हिंदू लड़की पर जबरन शादी करने का दबाव बन रहा था, इसको लेकर विवाद गर्मा गया। लड़की के घर वालों पर ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला किया गया। अस्पताल जब पीड़ित पक्ष पहुंचा तो वहां पर भी घायलों पर आरोपी पक्ष ने हमला बोल दिया। हिंदू परिवार ने डरकर लड़की को रिश्तेदारी में भेज दिया था, लेकिन हिम्मत देखिए आरोपी पक्ष की। पीड़ित पक्ष के घायलों को पुलिस जब इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई तो वहां पर भी हमला कर दिया। आरोपी और उसके साथियों पर दोबारा अटैक हुआ। इसमें लड़की के भाई समेत 5 लोग जख्मी हो गए। एक पुलिस वाले को भी चोट आई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी युवक पीड़िता से लगातार छेड़खानी कर रहा था। जिस युवक से लड़की की सगाई हो गई थी उसे भी गोली मारने की धमकी दे रहा था। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साकेत, ही अपने आप में काफी बड़ी खबर है। पहले हमला, पुलिस अस्पताल लेकर पहुंचती है, वहां पर भी हमला, आगे एक्शन क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल राकेश, जिस तरह से ये घटना घटी है वो हाजीपुर सदर थाना का इलाका है, फतेहाबाद गांव बताया जा रहा है, जहां की ये घटना है। और यहीं पर इस तरह से हुआ है कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के घर पर हमला किया है। और इसके पीछे का जो मामला है वो ये है कि लड़की की शादी कहीं और तय की गई थी और इसके खिलाफ जो मनचले थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने हिंदू पक्ष के घर पे हमला कर दिया। और घर पे जो मारपीट की, उसके बाद जब इन लोगों को मारपीट करने के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया तो हॉस्पिटल पहुंच के भी इन लोगों ने वहां पर इन लोगों के साथ मारपीट की। आप समझिए कितना गंभीर मसला है। और खास करके ये शहरी इलाका है, शहरी इलाका से सटा हुआ है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा हाजीपुर से ये गांव जो है। और उस जगह पर इस तरह से खुलेआम इस तरह से घटना घटी है। पुलिस प्रशासन अब वहां पर कैंप कर रही है, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती उस गांव में की गई है ताकि स्थिति को संभाला जाए। चूंकि आज बकरीद भी है, इस लिहाज से भी ये जो मामला है वो काफी ठीक है। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पर पूरी अपडेट देने के लिए। हाजीपुर से ये बड़ी खबर, आपने तस्वीर देखी किस तरीके से हाजीपुर में पीड़िता पर जबरन शादी करने का दबाव, उसकी शादी कहीं और तय तो मारपीट, जानलेवा हमला। अब एक और चौंकाने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई सेंट्रल से। मुंबई सेंट्रल के एक सोसाइटी के बेसमेंट को बकराखाना बना दिया गया। नथानी हाइट्स नाम की सोसाइटी, जहां पर पार्किंग में बंधे दिखाई दिए 50 से ज्यादा बकरे। मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश ये दिया है कि कहीं भी जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वहां पर कुर्बानी नहीं होगी। बीएमसी पुलिस ने इस आदेश के बाद दखल दी, काउंसलिंग हुई, सोसाइटी में कुर्बानी का फैसला इसके बाद जाकर टला। नथानी हाइट्स मुंबई सेंट्रल की सबसे बड़ी हाई राइज सोसाइटीज में से एक है। यहां बकरीद पर बकरों की कुर्बानी देने की तैयारी थी। इसकी भनक लगने पर सोसाइटी के लोगों ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बकरीद के मौके पर, यानी आज के दिन, बकरों की कुर्बानी किसी भी सोसाइटी में नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में बीएमसी को एक्शन लेने का निर्देश दिया गया। जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहीं पर बकरों की कुर्बानी होगी। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये दोनों तस्वीरें मुंबई की। मुंबई की एक सोसाइटी में किस तरीके से फ्लैट में बकरों को लेकर पहुंचे, उसके बाद जमकर बवाल हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, नथानी हाइट्स नाम की ये सोसाइटी मुंबई की सबसे हाई राइज सोसाइटीज में से एक, लेकिन उसके बेसमेंट में किस तरीके से बकरों को जमा करके रखा गया था। कुर्बानी देने की तैयारी थी, लोगों को भनक लगी, लोग हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने इसके बाद आदेश दिया। और आदेश ये दिया कि कहीं भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके बाद पुलिस ने, बीएमसी ने इस मामले में दखल दी। सवाल यह है कि सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में ही रोक लगा दी थी, तो जबरिया ऐसा करने की जिद क्यों? बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले में क्या कहा था, आपको बताते हैं। पब्लिक सेफ्टी, साफ सफाई को देखते हुए ऐसी किसी भी पॉलिसी को स्वीकार करना संभव नहीं, यानी असंभव है। किसी फ्लैट के अंदर स्लॉटरिंग की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए रेजिडेंशियल फ्लैट के अंदर स्लॉटरिंग पर रोक लगाते हैं। तो यह कहा था तब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में। और चलिए आगे, एक और बड़ी खबर बकरीद से जुड़ी हुई यूपी से, जहां पर कड़े बंदोबस्त किए गए। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। यूपी में बकरीद पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश पहले ही दिया था, खुले में बकरों की कुर्बानी ना दी जाए, इस पर रोक लगी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है, ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने की भी मनाही है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अपील भी की गई है कि जो तय जगहें हैं वहीं पर जाकर कुर्बानी दी जाए।
प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए। इसके अलावा नमाज भी जो ईदगाह है वहां पर जाकर पढ़ी जाए, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके लिए प्रशासन भी बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है। बकर ईद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, लेकिन जरूरी निर्देश क्या दिए गए थे पहले से वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कुर्बानी की जगह पहला निर्देश की तय होनी चाहिए, पहले से तय होनी चाहिए, वहीं पर कुर्बानी दी जाए। विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जैसा आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। तय जगह के अलावा कहीं और कुर्बानी ना हो ताकि कोई विवाद ना खड़ा हो। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला, और वो बड़ा फैसला ये कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी हाल में ना दी जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। और अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बकरीद पर बवाल ना हो, इसके लिए जगह जगह से पुख्ता इंतजाम की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, इन 3 तस्वीरों पर आप नजर डालिए। बकरीद पर सड़क पर नमाज ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस सख्ती बरत रही है। कई जगहों पर मस्जिदों के बाहर आप देखिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए, गोरखपुर की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, बिहार के नवादा की तस्वीर। सुरक्षा बल सड़क पर है, पुलिस मार्च कर रही है। लोगों तक जो दिशा निर्देश है इस त्योहार को मनाने के लिए, वो भी लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है, इंतजाम भी कर रही है ताकि किसी तरीके का कहीं से कोई विवाद ना हो। इस बीच बकरीद पर सड़क पर नमाज ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस सख्ती बरत रही है। यूपी में कई जगहों पर मस्जिदों के बाहर इसकी ताकीद की गई है, पहले से ही नोटिस लगा दी गई है। इसे सियासी रंग देने की भी कोशिश हो रही है, सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। खबर अलीगढ़ से है। पूर्व एमएलए जमीर उल्लाह का विवादित बयान सामने आया है। जमीर उल्लाह ने कहा कि यूपी में भाईचारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर ईद की नमाज नहीं होने पर उनकी ये प्रतिक्रिया, गैर मुस्लिम भी नमाज पर मुबारक देने आते हैं, कानून ऐसा नहीं कहता, ये तो नया आदेश है। ईद की नमाज ऐसे सदियों से चली आ रही है। आप कोई इनसे जाकर पूछे कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ी जाए, ये कहां लिखा हुआ है, और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने से भाईचारा कैसे खराब हो जाएगा। जमीर उल्लाह अलीगढ़ के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मदरसों के सर्वे के विरोध में उन्होंने कहा था कि हर घर में मदरसे खोलेंगे, तो बुर्का विवाद में उन्होंने कहा था कि बुर्का बैन करने वालों को नंगा करके घुमाया जाए, तब लोग समझेंगे कि बेपर्दगी क्या चीज है। और अब सड़क पर नमाज को लेकर उनका ये बयान कानून के खिलाफ है। ये कानून नहीं है, ये तो ऊपर से आदेश आया है और ये आदेश सही नहीं है। इसको सब लोग मिलकर, हम अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, सब लोग मिलकर इसका जवाब दें, इससे निपटें। ये हमारे नहीं है, हमारे देश के लिए बेपनाह खतरनाक आदेश है और मैं इसको बड़े अल्फाज में इसकी निंदा करता हूँ। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि मैं इसको यही अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जैसे हम करते आए सब लोग मिलकर हमें ऐसे करने दें। जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है जमीर उल्लाह उकसाऊ बयान दे रहे हैं, वो बयान आपने सुना, लेकिन इनके उलट मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लखनऊ समेत पूरे यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है। दिशा निर्देश भी इसको लेकर जारी किया है। इस बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। राजधानी लखनऊ जहां पर सबसे ज्यादा ईदगाह और मस्जिदें हैं, यहां पर सुरक्षा इंतजाम बहुत ज्यादा पुख्ता है। 94 यहां पर ईदगाह है, 1210 मस्जिदों में नमाज आज पढ़ी जा रही है। 4 जोन 18 सेक्टर में बांटकर इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। शहर में 4000 कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है। 10 एडीसीपी रैंक के अधिकारी, 21 एसीपी को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएससी की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। हर जगहों पर जवानों को तैनात रखा गया है ताकि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहीं पर कुर्बानी करें, इसके अलावा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करें, खुले में नमाज ना पढ़ें। ये अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की है। तो ये बड़ी खबर बकरीद को लेकर। इस बीच मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर बकरीद को लेकर ही गजब की सियासत हो रही है।
भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां पर भोपाल कांग्रेस दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की मांग की गई है। एमआईएम के नेता है तौकीर निजामी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कांग्रेस दफ्तर में कुर्बानी होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को चिट्ठी भेजी है कि मोहब्बत की दुकान क्या सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए? हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए? पीरजादा तौकीर निजामी मध्य प्रदेश एमआईएम के अध्यक्ष है। एमआईएम ने इस साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की 10 सीटों सहित कुल 15 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम का होता है। इसीलिए एमआईएम की सक्रियता। एक धर्म जो आपकी मोहब्बत की दुकान है, जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें खोल के रखी हुई हैं, और आप यहाँ हार्ड हिंदुत्व पर कमलनाथ जी चले गए हैं और आप एक धर्म विशेष के लोगों की वहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे हो, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिठाई जा रही हैं, तो हम मुस्लिम समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस ईद पर, त्योहार पर हमें भी वहाँ विशेष नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए, हमें भी वहाँ कुर्बानी करने की इजाजत दी जाए। तौकीर निजामी को आप सुन रहे थे। तौकीर निजामी के बयान पर पलटवार भी हुआ। एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। चुनाव के समय में ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ले ली। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की इस मान्यता को कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये उनके इस स्टेटमेंट से, उनके इस पत्र से सिद्ध हो गया, जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लिखा है कि कांग्रेस कमेटी में कुर्बानी की अनुमति दी जाए। अब ये तो हो नहीं था चाचा जान, जिंदगी भर आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई है। शर्म धर्मनिरपेक्षता का जो चोला आप ओढ़े हुए हैं और इसको ओढ़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं। सिविल कोड से बड़े सुधार, ये जो लगातार खबरें आ रही हैं, इसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का मसौदा जारी कर दिया है। बकरीद की नमाज से पहले कहा है कि मुस्लिम युवा इस कोड का विरोध करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें। लॉ कमीशन के सामने यूसीसी पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। इससे पहले 27 जून की बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जारी रखने का फैसला लिया और कहा कि सरकार हमें अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कम से कम 6 महीने का समय दे, हम अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। जबकि लॉ कमीशन की ओर से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर लोग सुझाव दें। अब तक लाखों सुझाव लॉ कमीशन के सामने पहुंच चुके हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जबरदस्त तरीके से हंगामा, और हंगामे के बीच अभी तक क्या हुआ है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बड़ी बातें, लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी कर लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता और धार्मिक संगठनों से उनकी राय मांगी थी। कहा यह गया था कि 1 महीने के अंदर अपनी राय दे। पिछले 14 दिनों में लॉ कमीशन को 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। अभी 16 दिन बाकी हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नई रणनीति के तहत मुस्लिम युवाओं से सीधे लॉ कमीशन को विरोध जताने को कहा है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। इस बीच मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाने का जब से इशारा दिया है, तब से इस पर हंगामा बरपा हुआ है। मुस्लिम नेता इस कानून को हर हाल में लागू होने से रोकना चाहते हैं। वहीं मुस्लिम महिलाएं खुलकर मांग कर रही हैं कि 3 तलाक कानून की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। वहीं सरकार कह रही है कि ये कानून संविधान के दायरे में। क्या है कि हम मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं पहले भी इस बात को समझता था, इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा था कि वो सड़कों पर इंतजार न करें, हम नौमान के साथ अपनी बात को लिख दें। अब बात यहाँ आ गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ गई है, तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमको हमारे हक मिल सकते हैं, तो हम औरतें हक लेना चाहती हैं। हमने जो स्टडी किया था, नेशनल स्टडीज़, करीब 5,500 औरतों से बात की थी और उनकी राय ली थी। तो ये सब औरतें चाहती हैं कि देश में एक महिला के हक में मुस्लिम कानून होना चाहिए। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है,
उसी को लागू करने जा रहे हैं, हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? क्या उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे? तो सरकार पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आगे बढ़ते हैं, 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं सरतन से जुदा पर बन रही वो फिल्म जो कट्टरपंथी गैंग की नींद उड़ा रही। कन्हैयालाल हत्याकांड पर जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नाम और ट्रेलर मर्डर स्टोरी रखा गया है। निर्माता अमित जानी ने बताया कि मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसी बीच कन्हैयालाल हत्याकांड की पहली बरसी पर अमित जानी उदयपुर पहुंचे और कन्हैया के परिवार से मुलाकात की और बताया कि ये फिल्म कन्हैया को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित होगी। बता दें कि पिछले साल 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। और अब उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा से जुड़ी बड़ी खबर हादसे को लेकर। त्रिपुरा में इस्कॉन की रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। लोहे के रथ में हाई टेंशन तार छूने की वजह से यह हादसा हुआ। 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, 18 लोग झुलस गए। त्रिपुरा उनाकोटी जिले के कुमार घाट में यह हादसा हुआ। कुमार घाट में उल्टी रथ यात्रा समारोह के दौरान श्रद्धालु पीछे से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहे थे। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि उसी दौरान रथ 133 केवी ओवरहेड वायर के संपर्क में आ गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है कि ऐसा कैसे हुआ। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रथ बिजली के तार के संपर्क में कैसे आया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख की फौरी मदद और 60% से ज्यादा झुलसे लोगों को 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि 40 से 60% झुलसे लोगों को 74,000 रुपए की मदद दी जाएगी। और अब देश की बड़ी खबरें क्या है आपको बताते हैं। आज की टॉप न्यूज 1 मिनट में उन सारी खबरों पर नजर। जयपुर के रामनगर इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर 3 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। फिर तीनों ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए, साथ ही 8 मवेशियों की मौत हो गई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। जयपुर में बेरोजगार विद्यार्थी मित्र ने पानी की टंकी पर चढ़कर खूब हंगामा किया। बेरोजगारी को लेकर विद्यार्थी मित्र ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पेपर लीक और भर्तियों की मांग को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम से बातचीत के बाद सभी को नीचे उतारा गया। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 21 जून को हुए बम धमाके की जांच शुरू कर दी गई है। एनआईए हर एक एंगल से मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दें कि बिष्णुपुर के क्वाटा गांव में एक गाड़ी में उपद्रवियों ने बम रखा था। ब्रिज पर हुए धमाके में 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे। बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। दिल्ली में दिन भर चली कांग्रेस की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नाराज खेमे को खुश करने की कोशिश है। और चलिए बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर 2024 की चुनावी बिसात बिछाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पहुंचने वाले हैं। बिहार के लखीसराय में अमित शाह की रैली है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में ललकार भरेंगे, हुंकार बनेंगे अमित शाह। मुंगेर लोकसभा सीट पर बीजेपी की नजर है। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे अमित शाह, जीत का मंत्र उन्हें देंगे। रैली से पहले अशोक धाम में पूजा अर्चना करने का भी अमित शाह का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव में इस बार मुंगेर सीट पर महागठबंधन बनाम एनडीए का मामला है। एनडीए का मुंगेर सीट पर वोट फीसदी ज्यादा है, इसीलिए इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो अप्रैल में भी मुंगेर का इससे पहले दौरा कर चुके हैं, अब एक बार फिर से दौरा। और आज का पूरा कार्यक्रम क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। दोपहर 1 बजे विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे अमित शाह। मिशन बिहार पर दोपहर 1:20 पर सेना के हेलीकॉप्टर से लखीसराय जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे लखीसराय के अशोक धाम में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। दोपहर 3 बजे लखीसराय में रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4:15 से 5 बजे के बीच मुंगेर लोकसभा की कोर कमेटी की जो टीम है उससे बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे पटना से दिल्ली वापसी की उड़ान भरेंगे अमित शाह। तो मिशन बिहार में उनके आज कई सारे ताबड़तोड़ कार्यक्रम। लखीसराय में जीत सुनिश्चित करने के लिए तो
तो लगातार बिहार को लेकर अब बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है, इसलिए क्योंकि इस बार जो मुकाबला होगा वो एनडीए बना महागठबंधन होगा। बिहार में विपक्षी एकता को लेकर कवायद लगातार चल रही है। इससे पहले 23 तारीख को बैठक हुई थी। 23 तारीख की बैठक में ये सहमति बनी थी कि सभी दल साथ रहेंगे। अगली बैठक शिमला में होने वाली है। अब आज अमित शाह का ये दौरा, और अब 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं लव मैरिज करने प्रेमी के साथ कोर्ट पहुंची लड़की की किडनैपिंग की सनसनीखेज खबर। राजस्थान के बीकानेर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक लड़की घर वालों के फैसले के खिलाफ अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची थी। जैसे ही लड़की के घर वालों को इस बारे में पता चला, उन्होंने दिन दहाड़े लड़की का अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उसे कार में बिठा कर ले गए। बताया जा रहा है कि मामला 2 दिन पुराना है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अब बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी आज से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर है। सुबह 11 बजे स्पेशल फ्लाइट से इम्फाल पहुंचेंगे। चूड़ा चांदपुर के राहत शिविरों में 11:45 पर जाएंगे, यानी 11:15 बजे उनका इन रिलीफ कैंप में जाने का कार्यक्रम। मोइरांग में 3:30 बजे विस्थापितों से बातचीत करेंगे। मैती और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा जाने जा चुकी है। राहत शिविरों में करीब 50,000 लोगों को रखा गया है और इन राहत शिविरों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। तो आज से 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी का ये पूरा कार्यक्रम। सुबह 11 बजे स्पेशल फ्लाइट से इम्फाल पहुंचने का कार्यक्रम। चूड़ा चांदपुर के राहत शिविरों में 11:45 पर पहुंचेंगे। मोइरांग में 3:30 बजे विस्थापितों से मुलाकात करेंगे, उनके बीच कुछ समय गुजारेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आज से 2 दिन का ये दौरा राहुल गांधी का मणिपुर का। और कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस राजस्थान पर बड़ा फैसला लेने वाली है। 3 जुलाई को राजस्थान पर फैसला हो सकता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर फैसला संभव है कि क्या वहां पर रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी की मौजूदगी में फाइनल फैसला होने की उम्मीद है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी ने मुलाकात भी उनसे की थी। प्रभारी जो राजस्थान के हैं रंधावा और डोटासरा से भी मुलाकात की थी। और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर फैसला किया गया, उसी तरीके का कोई फैसला राजस्थान की सियासत को लेकर हो सकता है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, राजस्थान में रार बहुत ज्यादा है, क्या फैसला बहुत जल्द ऐसा निकल पाएगा? कोई फॉर्मूला निकल चुका है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो? बिल्कुल, देखिए इस चीज को लेकर लंबी बातचीत हुई थी कि क्या सचिन पायलट की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी तरह का पद दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि सचिन पायलट को जो है 3 जुलाई की बैठक के बाद संभवतया पीसीसी अध्यक्ष या इसके अलावा कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जो है वो नियुक्त कर दिया जाए। क्या वापस से जो डिप्टी सीएम का पद है उस पर सचिन पायलट को लाया जा सकता है? क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो है अपना मोमेंटम बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग में जो है एक संतुलन बनाए, और इसको ही ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को जो है एक सम्मानजनक स्थान जो है दिया जा सकता है। उनको बार-बार आला कमान और राहुल गांधी की तरफ से इस बात का आश्वासन। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में एमपी, राजस्थान समेत 23 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहले ही बाढ़ जैसे हालात है। मौसम विभाग ने हिमाचल में भी 3 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और सतारा में बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे में रेल पटरियों, बाजारों और सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के खरपड़िया गांव में 5 लोग नदी के बीच फंस गए। इन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। इनमें 1 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की ये तस्वीर देखिए। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर, कैसे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को इस सैलाब से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर लगातार बारिश की वजह से। तो किस तरीके से लगातार मुंबई में हालात ज्यादा बुरे हो चले हैं। माया नगरी, खासतौर पर मुंबई में क्या कुछ स्थिति है वो आपको हम बताते हैं। पिछले 24 घंटों का हाल क्या है। जबरदस्त तरीके से रेनफॉल हिंदुस्तान के नक्शे पर आप देखिए, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। और अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से कि इन जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में इन किस तरीके से इन इलाकों में, ओडिशा के कुछ इलाकों की बात करें, उत्तराखंड की अगर बातचीत करें, पहाड़ों पर जबरदस्त तरीके से लैंडस्लाइड,
मुंबई की अगर हम बातचीत करें तो बहुत तेज वहां पर बारिश हुई है और अब अगले 24 घंटों में भी तेज बारिश यहां पर होने वाली है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा है, माया नगरी मुंबई का क्या हाल। सड़कों पर पानी है, अंडरपास पानी में डूबे नजर आए, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है लगातार बारिश और सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से। तो माया नगरी की यह तस्वीर, भारी बारिश, जलमग्न हो चले हैं कई राज्य। 19 राज्यों में भारी बारिश का हाई अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से जारी हो चुका है। और अब मध्य प्रदेश के सिवनी का रुख करते हैं, जहां पर तेज बारिश के बीच 5 लोग टापू में फंस गए। एयरफोर्स ने कैसे सभी का रेस्क्यू किया, 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। एमपी के सिवनी में नदी के तेज बहाव में फंसे 5 लोगों को बचाया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बाढ़ के बाद सिवनी जिले के खरपड़िया गांव में 5 लोग वैनगंगा नदी के टापू पर फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। फंसे सभी लोगों में से एक को सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे से ये लोग फंसे हुए थे। सूचना मिलने पर सभी का रेस्क्यू किया गया। तो मध्य प्रदेश के सिवनी में किस तरीके से टापू में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, ये आपने तस्वीरें देखी। कई जगहों पर लोग इन ऐसी जगहों पर फंस गए कि उन तक मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब 1 मिनट में आपको दुनिया की खबरों का फ्रेश एंड फास्ट न्यूज दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे डोंबिवली के कई इलाके बारिश की पानी में डूबे नजर आए, सड़कों पर पानी भरा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और इसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है। कई जगहों पर जलभराव भी हालांकि देखने को मिला। लोगों को बाढ़ से परेशानी जरूर हुई, लेकिन तापमान में भारी गिरावट के कारण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश और बाढ़ ने लगातार तबाही मचा रखी है। बारिश के बाद बाढ़ के कारण कई नदियां उफान पर हैं। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से एक शख्स और उसका बेटा पानी में बह गया, जिसके बाद सुरक्षा बल तलाश में जुटे। हिमाचल के अलग अलग जिलों में तकरीबन 47 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। बिजली सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिला है। वहीं चंबा में मंगली नाले का जलस्तर बढ़ने पर पानी के बीच 195 छात्र और टीचर 1 घंटे तक फंसे रहे। हालांकि बाद में उनका रेस्क्यू कर लिया गया। और अब असम से बड़ी खबर बाढ़ को लेकर। असम में बाढ़ की वजह से अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है। असम के 12 जिलों में बाढ़ का कहर है। बाढ़ की चपेट में असम के 395 गांव हैं। पूरे राज्य में 106 रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं। जिलों में राज्य सरकार ने मेडिकल टीम भेजी है ताकि लोगों तक जरूरी चिकित्सा मदद पहुंचाई जा सके। बाढ़ की चपेट में असम के 395 गांव, अलग अलग इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर 106 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। वहां पर लोगों को पहुंचाया गया है, वहां से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, नजर इस वक्त की हेडलाइंस।